देखिए कुछ एलिमेंट हैं, हम लोग नीचे पूरा न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग के नेचर में एलिमेंट है जैसे कि यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, ये सब इसमें से ऑटोमेटिकली इनविजिबल रे निकलते रहता है, जो जिसका इसका वो रेडियो एक्टिव जो रेज निकलता है वो रेडियो एक्टिव रेज रहता है, इसलिए इसको सबको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। इसका आविष्कार जो किए थे रेडियो एक्टिविटी का, वो किए थे हेनरी बेकरेल किए थे। हेनरी बेकरेल फिजिसिस्ट थे, वही किए थे। वो अपने लेबोरेटरी में यूरेनियम के कंपाउंड के साथ जब प्रयोग कर रहे थे तब पता चला। 1903 में आके हेनरी बेकरेल को मैडम क्यूरी के साथ जो है ज्वाइंट नोबेल पुरस्कार दिया गया। रेडियो एक्टिविटी घटना में क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस से भागता है, इलेक्ट्रॉन जो है भाग नहीं लेता है, इसमें बहुत ज़्यादा टूट टूट के बनने लगता है और इसको नंगी आँखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। किसी भी जो एटम का न्यूक्लियस होगा वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा n/p पे डिपेंड करता है। n/p कैसा है, अगर n/p किसी का 1 है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एटॉमिक नंबर 20 तक के जितने भी आते हैं एटम, वो सब सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। 20 से लेकर 84 तक के बीच तो 1.5 होता है, लेकिन 84 से जो ऊपर जाते हैं 1.5 से अधिक हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इस सबको रेडियो एक्टिव कहा जाता है, बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। कुछ ऐसे एटम एलिमेंट है जैसे उसमें उनमें क्या है, कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है उन दोनों की संख्या और 2, 8, 20, 80, 50, 82, 102, 26 इनका जो n/p का रेशियो 1.5 से अधिक है, फिर भी उतना ज़्यादा स्टेबल, फिर भी ये लोग स्टेबल, इसी को मैजिक नंबर कहा गया है। 2, 8, 20, 50, 82, 126, 2, 8, 20, 50, 82, 126। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी 3 प्रकार के इसमें से निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें अल्फा और बीटा जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा पहचाना गया था। अल्फा और बीटा, गामा जो है रदरफोर्ड के द्वारा नहीं पहचाना गया था। उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अल्फा किरण के बारे में देखते हैं। तो मतलब एक बात, अल्फा रेज जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा रेज से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है, वहाँ से अपना रास्ता बदल लेता है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है अल्फा रेज में, इसलिए इसको He++ या 2He4 से भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसमें आयोनाइजेशन का पावर बहुत ज़्यादा होता है, जब बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाता है, बीटा से 100 गुना जल्दी और गामा से 10,000 गुना जल्दी। सो इसको लाइट की स्पीड से कंपेयर करते हैं। ये तो पहला बात है कि अल्फा रे जो है अलग अलग और एलिमेंट से निकलेगा तो उसका स्पीड अलग अलग होगा, लेकिन जनरली इसको जो स्पीड लाइट का स्पीड होता है इसका 1/10 होता है, स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 होता है अल्फा का स्पीड। जो अल्फा का रेज होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होता है, एकदम 0.1 mm की मोटी जो एल्युमिनियम का जो परत होगा उसको भी नहीं भेज पाएगा, 0.1 mm को भी नहीं भेज पाता है। जब अल्फा रेज को हम लोग मेटल फॉइल से पास करते हैं तो उसमें स्कैटरिंग हो जाता है, वही मेटल के किरण से जब इसको पास करेंगे तो स्कैटरिंग के साथ साथ उसको जो है गर्म भी कर देता है, जहाँ पर लाइट टकराता है अल्फा रेज। जो अल्फा रेज होता है फोटोग्राफिक प्लेट का जो है वो इफेक्ट करता है। बाकी जो सब्सटेंस जैसे कि कुछ सब्सटेंस है जैसे जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनो या फिर साइनाइड, उस समय फ्लोरेसेंस ला देता है। कौन? अल्फा रेज जो है जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनो और साइनाइड, इसमें फ्लोरेसेंस ला देता है। कौन? तो अल्फा किरण। जो अल्फा पार्टिकल होता है वो मनुष्य के जो मसल होता है उसको जला देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। बीटा रेज के बारे में देखते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, इनका स्पीड जो होता है बीटा रेज जो क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो का उनका जो फ्लो होता है रैपिडली मूव करते हैं, उसी को बीटा रेज कहा गया है। इनका जो गुण है वो कैथोड रेज से मिलता है। बीटा रेज और कैथोड रेज में बहुत मतलब लगभग सेम ही है बीटा रेज और कैथोड रेज, सिर्फ उसमें स्पीड का अंतर है। बीटा रेज का जो उस पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है, इसीलिए इसको -1 E0 से दिखाया जाता है। इसका स्पीड जो होता है लगभग स्पीड के लाइट के बराबर होता है। इसका स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये जो है इसका जो भेदने का क्षमता होता है, किसी को चीज़ को छेदने का, वो अल्फा से कम होता है। या काइनेटिक एनर्जी भी कम होता है। काइनेटिक एनर्जी कम होने के चलते क्या होता है कि जो गैस का आयोनाइजेशन करने का पावर होता है वो भी बीटा का जो है वो अल्फा से कम होता है। बीटा पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन जो है गामा से जो है कम डिफ्लेक्ट होता है, सॉरी मतलब गामा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, गामा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट। बीटा जो रे है, बीटा रे जो है अल्फा रे से ज़्यादा किसको प्रभावित करता है, फोटोग्राफिक जो प्लेट होता है उसको बीटा जो है ज़्यादा प्रभावित करता है। डिफ्लेक्शन इसका ज़्यादा होता है गामा रेज से, और फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा रे से ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। जो अल्फा रे और बीटा रे के जैसा बीटा रे भी जो है जिंक सल्फाइड या बैरियम प्लेटिनम साइनाइड पर फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है। फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है जिंक सल्फाइड और बैरियम प्लेटिनम साइनाइड पर। बीटा रे जो है मनुष्य के शरीर को सेल को डैमेज करता है बीटा रेज। अल्फा रेज जो है मनुष्य के शरीर को मसल्स को डैमेज करता था। इनके बारे में देखते हैं। गामा किरण जो है
ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इस पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होता है। इसका पेनिट्रेटिंग पावर जो है अल्फा और बीटा से भी ज़्यादा होता है। सबसे कम अल्फा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके सबसे ज़्यादा गामा का पेनिट्रेटिंग पावर होता है। और गैस आयोनाइजेशन का पावर सबसे कम होता है, गैस को आयोनाइज करने का पावर कम होता है। इसमें फ्लोरेसेंस के साथ ही फॉस्फोरेसेंस भी होता है। जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसको अल्फा और बीटा के कंपेरिजन में ज़्यादा प्रभावित करता है। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद जो है उसको पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होता है। ये भी मसल को डैमेज करता है। ये अल्फा और रे और बीटा के मामले में ज़्यादा मसल के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। हम लोग डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिविटी का देख। डिसइंटीग्रेशन का मतलब खुद को मतलब तोड़ते रहना एक तरीके से। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो सब एक अनस्टेबल होते हैं और खुद में अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं। सॉन्डी और फंजस नाम के जो थे वैज्ञानिक इसके खोज किए थे, इसके बारे में और भी देखते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप में डिसइंटीग्रेट यानी विखंडित होते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा कण निकलते रहते हैं और ये तब तक निकालते रहते हैं जब तक कोई एक स्टेबल परमाणु नहीं बन जाए। जितना भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन उसमें या तो अल्फा का एक निकलेगा या फिर बीटा निकलेगा। ऐसा दोनों एक साथ में नहीं निकल सकता है या फिर एक के बाद एक नहीं निकल सकता है, या तो अल्फा निकलेगा या फिर बीटा निकलेगा। से रेडियो एक्टिव जो भी डिसइंटीग्रेशन होता है उस पर किसी फिजिकल केमिकल रिएक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए कि ये सिर्फ एक किसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस एटम के मतलब उस एटम की संख्या कितना है उस एलिमेंट में, जो मटेरियल उसमें कितना एटम है इसी पर डिपेंड करेगा। अल्फा पार्टिकल निकलने पे क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो 2 घटता है और मास नंबर जो है वो 4 घट जाता है। एटॉमिक नंबर 2 घटता है और मास नंबर 4 घटता है अल्फा पार्टिकल निकलने पे। वही जब बीटा रे निकलेगा तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर में 1+1 होगा और जो मास नंबर है वो वैसे ही रह जाएगा। इसको टेबल है, ये अल्फा हो गया या बीटा हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया या मास नंबर हो गया। तो यहाँ पे मास नंबर +4 से बढ़ रहा है, यहाँ पे मास नंबर सेम वही इक्वल रह जा रहा है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर +2 बढ़ रहा है, या भले पूरा फिर से देखते हैं। ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया या मास नंबर हो गया। तो मास नंबर यहाँ पे -4 होगा और यहाँ पे इक्वल रह जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है +1 हो जाएगा, बीटा में जो है +1 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। जिससे कारण अल्फा में क्या होगा कि वो जब जैसे ही डिसइंटीग्रेट होता था, कहा था कि अपने पीरियोडिक टेबल में 2 स्थान बाएं चले जाता है, एटॉमिक नंबर 2 माइनस होता है, परमाणु संख्या 2 घट जाता है। और बीटा में क्या होता है कि अपने पीरियोडिक टेबल में 1 आगे चल जाता है, क्योंकि इसमें +1 एटॉमिक नंबर होता है। या उसका हाफ लाइफ आता है, मतलब जितना परमाणु हम लोग किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन के लिए लिए हैं, मतलब शुरुआत में 100 ग्राम लिए हैं तो उसको 50 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को हाफ लाइफ कहा जाता है। इसको टी या T1/2 से डिनोट किया जाता है। जैसे रेडियम का जो हाफ लाइफ है 1590 साल है, 1590 साल, यानी कि अगर 100 ग्राम रेडियम है उसको 50 ग्राम होने 1590 साल लगेगा, और फिर 50 ग्राम से 25 ग्राम होने में अगला 1590 साल लगेगा। ये आप कितना ग्राम ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर इसको हम लोग फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पे टेबल बना के दिया हुआ है कि किसका हाफ लाइफ टाइम कितना है। जैसे ब्रोमीन का 18 मिनट है, ब्रोमीन 80 और 82 है, इसका मतलब 36। पोलोनियम का देख सकते हैं, पोलोनियम पे यहाँ पे सबसे कम है 3×10 सेकेंड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देख सकते हैं यूरेनियम 235 का सबसे ज़्यादा है, 7.04×10⁸ साल जो है यूरेनियम 235 का है। उसका यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी देखते हैं, इसमें क्यूडी देखते हैं। अगर 1 सेकेंड में 3.7×10⁻10 विखंडन हो रहा है उसको हम लोग क्यूडी कहेंगे। जैसे एक क्यूडी में 3.7×10⁻10 डिग्री पर सेकंड को क्यूडी कहेंगे। वही रदरफोर्ड का क्या है 10.6 होना चाहिए। अब क्यूडी और रदरफोर्ड में रिलेशन देखते हैं। एक क्यूडी में होता है 3.7×10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो रदरफोर्ड में इसको बदलने के लिए 3.10⁻3 हो जाएगा। 3.7×10⁻3 कर दीजिए तो हो जाएगा रदरफोर्ड और क्यूडी का रिलेशन हो जाएगा। बेकरेल जो रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट जो है बेकरेल है, मेन प्लेयर इन द हाउस। बेकरेल जो है रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यानी कि 1 बेकरेल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आर्टिफिशियल एक्टिविटी क्या होता है, जैसे मान ली कोई लाइट वेट का जो स्टेबल न्यूक्लियर जो स्टेबल है उस पर जो है हम लोग आर्टिफिशियली उसको हम लोग रेडियो एक्टिव बना दें, उसी को कहा गया। इसका खोज कौन की? तो मैडम क्यूरी की बेटी थी आयरीन क्यूरी, उनका दामाद था फ्रेडरिक जॉलियट। फ्रेडरिक जॉलियट क्या किए कि बोरोन और एल्युमिनियम पर पोलोनियम से अल्फा कण का उसको बम्बार्डिंग किए, बोलोनियम एल्युमिनियम, तो वहाँ से पॉजिट्रॉन निकलने लगा। अल्फा कण जो हटा देने के बाद ये पॉजिट्रॉन जो निकलते ही रहा। कोई स्टेबल न्यूक्ली है और उस पर हम लोग अल्फा कण बीटा कण या गामा रे जो है इसको बम्बार्डिंग करें तो उसको हम लोग रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। जो रूल है नेचुरल रेडियो एक्टिव के लिए वही रूल सब फॉलो होता है। तो आर्टिफिशियल वाले पे आर्टिफिशियल जो एलिमेंट होते हैं जो रेडियो एक्टिव है
उनमें से भी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और गामा ने अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे सब निकलता है। अब होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन देखिए होता है जब कोई भारी एलिमेंट होता है, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इस पर जब न्यूट्रॉन से हमला करता है तो ये हेवी जो भारी थे अब हल्के न्यूक्लियर बन जाएगा, हल्के न्यूक्लियर बन जाएगा, विखंडन हो जाएगा, उसी को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर फिजन होता है, भारी भारी रहेगा वो हल्का बनता है, हरा का कैसे बनेगा, उसमें जो वजन रहता है, द्रव्यमान रहता है, उसमें कमी आता है। तो वहाँ पे जो कमी होता है जो उसके वजन में, वो किससे होता है, तो mc² से होता है। वजन कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट से गुना के स्क्वायर से गुना होता है। वो इसी कारण क्या होता है कि हल्का सा ही वजन कम होगा, लेकिन इसमें से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलता है। न्यूक्लियर फिजन खोज जो है जर्मनी के 2 वैज्ञानिक थे, ओटो हॉर्न और स्ट्रैमन, ये लोग क्या किया कि न्यूट्रॉन का बम्बारिंग किया किस पे, यूरेनियम पर जो बम्बारिंग कर दिया न्यूट्रॉन का। उसके बाद उसको बदल दिया किस में, हल्का बेरियम और क्रिप्टन में, बेरियम और क्रिप्टन में बदल दिया था। से उड़ा बड़ी क्रिप्टो, तो क्रिप्टो से क्रिप्टन, बेरियम में बदल दिया किसको, यूरेनियम को बदला था। जैसे देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो उसको जो था यूरेनियम, प्लूटोनियम, इसको तो किससे बम्बारिंग कर रहे थे, इसमें न्यूट्रॉन से हमला कर रहे थे। लेकिन न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि जैसे एक भी न्यूक्लियर जो टूटता है ना, उसमें से न्यूट्रॉन भी निकलता है, फिर वो न्यूट्रॉन दूसरे पर हमला करेगा, फिर वो न्यूट्रॉन ऐसे क्या होता है कि चेन रिएक्शन बन जाता है और अपने आप में ही बहुत बड़ा एकदम टूटते ही चले जाता है। तो उसके बाद आता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल। अनकंट्रोल में क्या होता है, वही मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे पहले से भारी वाला था, न्यूट्रॉन से इसको मारे तो इसमें से टूटा, तो इसमें से भी न्यूट्रॉन निकला, फिर इसको तोड़ेगा वैसे तो ऐसे चेन जो है बनते रहता है, टूटते चला जाता है। ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कौन, तो जितने परमाणु बम है वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन पर ही काम करता है। उसके बाद कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि उसके बाद आता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल में क्या होता है, वही जो न्यूट्रॉन बार बार निकल के दूसरे रिएक्शन में, फिर इसमें से न्यूट्रॉन निकल के तो अगला जो विस्फोट होते रह जाता था, चेन रिएक्शन बन जाता था, वही नहीं बनता है, उसमें इसको रोका जाता है। और इस पर कौन काम करता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर आता है उसी पर काम करता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन पर। जो परमाणु होता है अनकंट्रोल। न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पानी को गर्म करके उसके बाद उसी से टर्बाइन नचा कर इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। पहले में न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी के शिकागो यूनिवर्सिटी में बनाया था 1942 में। जैसे फ्यूल के रूप में यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, यूपीटी, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, इसी का यूज किया जाता है। लेकिन यूरेनियम में भी मेनली जो ज़्यादा होता है इनरिच्ड U-235 यूज होता है। लेकिन U-235 मान लीजिए कहीं पे यूरेनियम निकला ना, उसमें से 0.7% U-235 रहता है। लेकिन उसको हम लोग आर्टिफिशियली क्या करते हैं कि उसको हम लोग बढ़ा देते हैं और उसमें 2-3% उसको बढ़ा दिया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें मतलब 2 से 3% यूरेनियम का 235 वाला रहता है, बाकी 238 वाला रहता है। 238 जो है वो डिसइंटीग्रेट, उसमें जो है विखंडन नहीं होता, डिसइंटीग्रेशन उसमें नहीं होता है। अब मॉडरेटर का काम क्या है, मान लीजिए कि वही नहीं हो, मान लीजिए कहीं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन ना बन जाए, इसीलिए मॉडरेटर में से यूज होता है, उसका नाम होता है हेवी वाटर, ग्रेफाइट या फिर बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड या फिर हेवी वाटर। तो जनरली सबसे ज़्यादा जो है हेवी वाटर का यूज होता है। उसके बाद कूलेंट का काम क्या होता है, जो भाप बनता है, भाप को ठंडा करके पानी बनाता है। कूलेंट के मेनली एक तरीके से का काम है उसको ठंडा रखना। तो कूलेंट में यूज होता है साधारण जल का, नॉर्मल जल का, भारी जल का, उसका लिक्विड सोडियम या फिर जो CO2 होता है उसका भी यूज होता है कूलेंट के रूप में। उसके बाद कंट्रोलर क्या होता है, मान लिया ऐसे यूरेनियम का रॉड है तो उसके बीच में आधा घुसाया जाता है कंट्रोलर को। ये क्या होता है, जो डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो विस्फोट फटता अपने आप में टूट रहता है, उसको कंट्रोल्ड वे में कर देता है। इसमें जनरली बोरोन या फिर कैडमियम का रॉड का होता है, कैडमियम फिर बोरोन का रॉड का यूज होता है। सील्ड होता है, मान लीजिए यहाँ पे यूरेनियम इसका काम हो रहा है तो उसके बाद उसमें से हार्मफुल रेज निकलता है, उससे बचने के लिए कंक्रीट का दीवार बनाया जाता है, उसको सील्ड कहा जाता है। इसका मेनली यूज बिजली बनाने में होता है। एक 0 पावर रिएक्टर होता है, इसका मतलब कि आपको कोई भी किसी चीज़ में रिसर्च वगैरह करना है डॉक्टर और साइंटिस्ट को, तो उसमें से उस समय जो यूज होता है रिएक्टर का, उसको 0 पावर रिएक्टर, उसमें ज़्यादा ये सब नहीं निकाला जाता है, सिर्फ ऐसे एक प्रैक्टिकल किया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन में टूटता था, इसमें जुटता है, लेकिन जिस जुटने के बाद में इसमें जो है इसका वजन जो है वो कम ही होता है, इस वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि इस दुओं को जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, लगभग 40 लाख डिग्री सेल्सियस चाहिए। क्योंकि मान लीजिए दोनों जो इसमें जो पास आते हैं दोनों पॉजिटिवली चार्ज होता है, दोनों सेम चार्ज को साथ मिलाने के लिए तभी ना जाके वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा वो चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। जो हैंस बैठे थे जो इसका खोज किए थे, वो जो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम होता है, बताया कि उसी के जुटने से जो है जो सूर्य और तारा में प्लाज्मा स्टेट में, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होते रहता है। इसके लिए उनको 1967 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। हाई टेम्परेचर का प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है, इसको थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। जो हाइड्रोजन बम है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही काम होता है, हाइड्रोजन बम जो न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, और परमाणु बम जो है फ्यूजन पे।
दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। फिजन जो है उसको कम टेम्परेचर पर होता है, फ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद फिजन में चेन रिएक्शन होता है, फ्यूजन में जो चेन रिएक्शन नहीं होता है। फिजन में क्या होता है, फिजन में टूटता है और फ्यूजन में जो है जुड़ता है। लेकिन जो रिएक्शन जो एनर्जी जो है वो फ्यूजन में ज़्यादा होता है, फिजन के मुकाबले में एनर्जी इसमें ज़्यादा निकलता है। न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसको हम लोग, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन ही था उसको हम कंट्रोल करें, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं है, तो कोई उपाय नहीं है उसका। न्यूक्लियर फिजन में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो पोल्यूशन कम होता है। न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है न्यूक्लियर फिजन में, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो फ्यूजन में रिन्यूएबल का यूज होता है, रिन्यूएबल एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन पे परमाणु बम बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे हाइड्रोजन बम बनता है। लेकिन ये दोनों रिएक्शन में जो है न्यूक्लियस ही भाग रहता है, न्यूक्लियाई जो रहता है वही भाग रहता है, और दोनों में जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं होता है। तो टाइमलाइन को देख लेते हैं। जैसे क्या क्या हुआ, सबसे हेनरी बेकले जो रिएक्टिविटी की खोज की, उसके बाद अगले साल 96 किया था, तो अगले साल थॉमसन इलेक्ट्रॉन का किए, फिर रदरफोर्ड अपना अल्फा बीटा किरण का किए। उसके बाद रदरफोर्ड जो है अल्फा किरण के बताया कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उससे 5 में आइंस्टाइन इक्वल टू MC स्क्वायर 1905 में खोज किए। उसके बाद नील बोर अपने 1917 नील बोर मॉडल लाए थे। 1920 में रदरफोर्ड जो रोलर सोसाइटी ऑफ लंदन में अपना चिंता व्यक्त किए थे न्यूट्रॉन के जो खोजे थे उसके पर लेकर, उससे जो रिएक्शन हो रहा था उस पर। हाइजेनबर्ग, मैक्स बोर्न और इरविन श्रोडिंगर जो थे वो क्वांटम मैकेनिक्स का खोज किए थे। इसके बाद उन लोग को इसके लिए अवार्ड। उसके बाद सभी बहुत सारा हुआ था घटना। उसके बाद आगे गया 1932 में जेम्स चैडविक जो न्यूट्रॉन का खोज किए। हैंस बताए जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बताया। एनरिको फर्मी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बताया। उसके बाद जो है घटना 1942 में इसके बारे में शिकागो में भी बताया। उसके 1945 में 16 जुलाई को इसके शिकागो में हुआ था परीक्षण। उसके बाद आगे 6 अगस्त को ही हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराया गया। इसे 80,000 से 140,000 आदमी मारा था, और 9 को नागासाकी पर गिराया था। इसका फैटमैन नाम था, उसमें 74 आदमी मारा था। उसके बाद धीरे सब देश में US भी बनाया, US बोल रहे हैं, रूस भी बनाया अपना, UK सब लोग भी अपना उसके बाद न्यूक्लियर बम बनाना शुरू किए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे।